में जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उसको अटेम्प्ट करेंगे एनईडी की, ठीक है। इसमें दोनों हमें चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, तो आज हम मेरे बेटा राउंड 1 से सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2026 हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो मेरे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। क्लासिकल मैकेनिक्स, कोई ताल्लुक नहीं बनता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नहीं मेरा बेटा। क्वांटम थ्योरी है ना, जिसमें हमने प्लैंक क्वांटम की बात की थी, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी मेरे बेटा इसमें हमारे पास क्वांटम थ्योरी से बिलोंग करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेफेंस कांस्टेंट, कि हमारे पास व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्टेफेन कांस्टेंट। मेरे बेटा स्टेफेन कांस्टेंट, स्टेफेन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और मेरे बेटा प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं, इसका एक्चुअल सिंबल जो कांस्टेंट का आता है विच इज इक्वल टू बी इंटू टी की पावर 4, ठीक है ना। अब हम टी की पावर 4 को नीचे भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या बना, एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया डिवाइड बाई टी की पावर 4 विच इज इक्वल टू बी, है ना। अब यहां से हमने निकाला एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बना, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बना, पावर। पावर की यूनिट, पावर की यूनिट वॉट। नीचे और क्या बचा, एरिया। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और टी की पावर केल्विन की पावर 4। मेरे बेटा अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो क्या बना, वॉट। हाँ भाई, वॉट पर ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड केल्विन की पावर इनवर्स का 4 मेरा बेटा। तो ओके, डन है। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट ड्राइव भी किया था, तो ये आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसके फॉर्मूले से आता है। डन, आगे चलें, साफ करूंगी। तो कांस्टेंट की हमसे यूनिट पूछा था कि किसके बराबर होगा कांस्टेंट। चलिए अगला पार्ट मेरा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमसे कहता है इफ अ फोर्स कंप्रेसेस एन आइडियल गैस इट्स वॉल्यूम रिड्यूस। अच्छा, फोर्स का मतलब मेरा बेटा प्रेशर कह रहा है कि अगर प्रेशर है और वो प्रेशर जो उसकी वॉल्यूम में गैस को उसको रिड्यूस कर दे रहा भाई हाफ, यानी कि 1/v, v की बजाय, ठीक है ना। तो बताइए व्हाट हैपेंड टू द टेम्परेचर। मेरा बेटा कौन सा लॉ होगा, बॉयज लॉ, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम, फोर्स और वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मेरा बेटा टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो इन फिजिक्स न्यूमेरिकल एफिशिएंसी इज मोस्ट रेलिवेंट टू विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी के साथ मोस्ट रेलिवेंट। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी तो मेरे बेटा या तो एनर्जी हो या तो पावर हो, है ना। इनपुट याद करें, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हाँ भाई, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इनटू मल्टीप्लाई बाई 100, यही होता था एफिशिएंसी। तो मेरे बेटा ट्रांसफार्मर ये थोड़ी हो सकता, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, टाइम मेरे बेटा असल में कौन, या तो एनर्जी या तो पावर। तो पावर इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वांटिटी विद एफिशिएंसी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला सवाल, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले गए हम। 5 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है इफ बोथ वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को डबल कर रहा है, तो हाफ मेरे बेटा मास को भी डबल किया, इसका मतलब मास हो गया 2m, है ना। वेलोसिटी को भी डबल किया, ये हो गया 2v, सही है। तो मास को डबल करेंगे तो ये आ गया 2m, और वेलोसिटी को डबल करोगे तो मेरे बेटा v का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मेरे बेटा 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 2 जा, तो 8 बाहर आ गया, हाफ को वैसे ही रहने दिया मैंने। तो मेरे बेटा यहां पर k डैश कर लिया, काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या हो जाएगी, मास और वेलोसिटी को डबल किया। पहले ये था काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, उसके बाद डबल कर दिया 2m मल्टीप्लाई बाय 2v स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मेरे बेटा
पूरा चलो ओपन करके कर देता हूं मैं, हाफ वैसे ही रहने दिया, 2m वैसे ही रहने दिया, यहां पर क्या बन गया, यहां पर मल्टीप्लाई बाई 4v स्क्वायर, 4 2 जा 8, हाफ है ना, एम वी स्क्वायर को अलग कर दिया, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, के के बराबर है ना, के के बराबर, तो के डैश इज इक्वल टू 8 के बराबर, तो कितने टाइम्स हो गया, 8 गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, तो मेरे बेटा पहला ऑप्शन है, इट बिकम्स, इट रिमेन सेम, इट डबल्स, इट 4 टाइम्स ग्रेटर, और इट बिकम्स 8 टाइम्स ग्रेटर, तो मेरे बेटा 8 टाइम्स ग्रेटर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, साफ कर दूं, चले क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 6, कैपेसिटर से रिलेटेड है। अच्छा, डायग्राम पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे भी सही से नजर नहीं आ रहा, ये इस तरीके से है एक, ओके यहां पर वैल्यू है 1 3 4, यहां पर वैल्यू 1, यहां पर है 3, यहां पर है 4, और यहां पर है 6 2 और 8, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ओके चलो ठीक है मेरे बेटा, ये देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में पैरेलल में जो चीज होती है उसको सिंपल सम करते हैं, तो 1 + 3 कितना बन गया, ये भी हो गया मेरे बेटा 4, और यहां पर भी इन दोनों का सम क्या बन गया, 3 + 1 4। अगले पार्ट में आएंगे मेरे बेटा, यहां पर 6 + 2 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8 मेरा बेटा, तो 8 हो गया। अब मेरे बेटा 4 का, क्योंकि ये भी सीरीज में आ चुका, ये भी सीरीज में आ चुका है ना, ऊपर वाले को यहां से पहले भी हम बाद में लेंगे, यहां पर हमारे पास टर्मिनल्स लगे हैं, तो ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, ऊपर वाले को इनवर्स का सम लेंगे, अगर दोनों सेम हो जाते तो हाफ हो जाता है। कैसे, हमारे पास जैसे हम लिखना चाहे 1/4 + 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 1/c, और अगर हम लिखना चाहिए तो 4 क्या हो जाएगा, c = 1, तो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है ऊपर 4 का हाफ कितना होगा 2, और 8 का हाफ कितना होगा 4। अब दोनों किस में है, पैरेलल में, किस में आ जाएगा सर्किट मेरा बेटा, यहां पर आ गया इस तरीके से, ये टर्मिनल्स लगे में यहां पर इस तरीके से। अब मेरा बेटा यहां पर है 2, यहां पर है 4, तो 4 + 2 = पैरेलल में ना, तो 6, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, साफ कर दूं ये, ओके बाद में अभी इंशाल्लाह वीडियो ये आज ही अपलोड करवा दूंगा, तो जिसको देखना होगा तो वो आज ही देखें। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हमसे फोर्स ऑफ इज अ फोर्स F = 3I + 2J - 4K is applied to a point 1 - 1 0. What is the moment of force about point 2 1 and -3? तो मेरे बेटा क्या होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स, मेरे बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स बोले हमारे पास टॉर्क, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स = R × मेरा बेटा F होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह टॉर्क भी हम लिखते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू R × F। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि हमारे पास जब तुम निकालने जाओगे मेरे बेटा, जब वेक्टर है तो हमारे पास F तो है सर, R नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स के जरिए हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना, ठीक है मेरे बेटा, R वेक्टर निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालते थे, R = किसके बराबर होता था, x2 - x1i + y2 - y1j, और मेरे बेटा प्लस z2 - z1k, ये होता है। ओके, अब देखिए मेरा बेटा 2 पॉइंट है, इनको बना ले x2 y2
Z2 और मेरा बेटा बना ये वाला X1 Y1 और Z1। ठीक है, यहां पर मेरा बेटा X2 माइनस X1, X2 कितना है 2 माइनस मेरा बेटा X1 कितना है 1 I प्लस मेरा बेटा Y2 यहां कितना है 1 और यहां पर Y1 कितना है माइनस पहले से है फॉर्मूले में और माइनस का तो मेरा बेटा प्लस का हो गया 1 J और मेरा बेटा Z2 कितना है -3 और Z1 कितना है 0 इंटू K। मेरा बेटा यहां पर 2 माइनस 1 I मेरा बेटा 1 प्लस 1 2 J और मेरा बेटा -3 K। ये आपका बन गया R वेक्टर। सही है, अब आप निकाल लें यहां से मूवमेंट मेरा बेटा R क्रॉस F से। ठीक है ना, हम कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट I J एंड K लगा लेते हैं मेरा बेटा। सही ना, I पहले फर्स्ट वेक्टर कौन है R है, बाद में कौन है F, तो पहले I के R के मैग्नीट्यूड लिखेंगे मेरा बेटा 1 प्लस 2 माइनस 3। अब F आ जाओ, F ऊपर यहां पर दिख रहा है मेरा बेटा किसके बराबर है 3 प्लस 2 से 3 प्लस 2 माइनस 4। तो मेरे बेटा I निकालने जाऊंगा, पहले क्या लूंगा I लेंगे तो मेरे बेटा ये वाला कॉलम खत्म और ये खत्म, तो 2 हाँ भाई 2 4 जा प्लस माइनस मेरा बेटा ये -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6 और माइनस पहले से होता है तो मेरे बेटा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का जे वाले कॉलम को हम खत्म कर देंगे, है ना, जे वाला कॉलम खत्म, तो मेरा बेटा क्या बना प्लस का 1 माइनस का 4 -4 और मेरे बेटा माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 3 जा प्लस माइनस और मेरे बेटा माइनस यहां पर पहले से होता है प्लस का 9। ओके, और उसके बाद क्या आता है प्लस के। ठीक है, के वाला कॉलम खत्म, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई 2 1 जा 2 और मेरे बेटा माइनस आ गया 2 3 जा -6। ओके, अब मेरे बेटा माइनस करो, कितना बचा -2 I, अच्छा भाई प्लस का 9 माइनस का 4 प्लस का 5 और मेरे बेटा प्लस माइनस 5J और मेरे बेटा प्लस माइनस इसमें देखो +2 -6 -4K। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो बी नजर आ रहा है, बी नहीं ए नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है -2 -5J और -4K। ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, या और साइज में बड़ा करो। डन, साफ करें। ठीक है, F क्रॉस R नहीं कीजिएगा, मसला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, यस। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहते हैं हमसे। इफ वेक्टर R1 and R2 are given, a force vector is provided, how do you calculate the burden? कैसे कैलकुलेट करेंगे? By adding the all magnitude of all vectors, by adding the magnitude of all vectors, सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। नहीं मेरा बेटा, प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। बर्डन हमारे पास निकालना है कैसे, F डॉट D से या F डॉट R से। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं, बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस क्या करेंगे R1 और बाय मल्टीप्लाइंग टू फोर्सेस। नहीं भाई, ठीक है, वेक्टर विद टाइम, बाय मल्टीप्लाई फोर्स वेक्टर विद टाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा बेटा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और अगर दो R है तो R2 माइनस क्या करते हैं R1। जैसे भी हमने किया दो पॉइंट पे तो हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, अगर इसी तरीके से दो R की वैल्यू दे दी जाती कि हमारे पास कहता कि 3i है 5j है और
प्लस 4k और फिर इस तरीके से R2 देता 8i है माइनस 6j है n प्लस 4k। तो मेरे बेटे क्या करते हैं हम R2 में से किसको माइनस करते हैं और माइनस करते वक्त याद रखना i से i j को j और k को k से माइनस करवाना है। ओके आइए मेरा बेटा MCQs नंबर 9 डायफ्रैक्शन is an example of physical diffraction is an example of which physical phenomena reflection refraction polarization और मेरे बेटा वेव बिहेवियर। मेरे बेटा वैसे तो डायफ्रैक्शन होता किसके लिए इंटरफेरेंस है ना, लेकिन इंटरफेरेंस कौन से फिनोमेना वेव नेचर शो करता है लाइट की या पार्टिकल नेचर वेव नेचर। इंटरफेरेंस शोज वेव नेचर है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके डन। आइए What is the formula for self inductance of a toroid? क्या फॉर्मूला होगा टोरॉइड के लिए हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। देखो मेरे बेटा इसको हाँ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं B इज इक्वल टू ये तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। आप लिखते हो क्या म्यू नॉट n into I upon 2 pi r that is the formula for magnetic field not self inductance। ठीक है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, पहले मैं निकालता हूं मेरा बेटा B into A phi is equal to, ठीक है ना, ये B की वैल्यू किसके बराबर होगी म्यू नॉट n into I सही सॉरी n B की जगह आ गया ना I into A डिवाइड बाय 2 pi r सही है फाई आ गया। अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला देखो n इन अब इसके बराबर होता है ना n into डेल्टा I और n into डेल्टा फाई। सबको याद है आप निकालते थे भाई इसी तरीके से ना। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला मेरा बेटा I मल्टीप्लाई इस तरह भेजी डिवाइड मेरा बेटा क्या बना n into डेल्टा फाई अपॉन I सही ना। अब ऊपर फॉर्मूला रख लेते हैं फाई की वैल्यू किसके बराबर है म्यू नॉट n I into A मल्टीप्लाई बाय n। ये वाला n अपनी जगह पे रहा, फाई की जगह अपनी वैल्यू आ गई डिवाइड बाय किसके बराबर है 2 pi r एंड मेरा बेटा डिवाइड बाय किसके बराबर है किसके बराबर है डिवाइड बाय डेल्टा आई के ना, डेल्टा आई कह लूं या आई कह लूं एक ही बात है। आई से कैंसिल सही आई कह दूं करंट है ना, ये भी करंट है ये भी करंट है। मेरा बेटा आई से आई तो मेरा बेटा n मल्टीप्लाई बाय n n स्क्वायर a अपॉन 2 pi r ये म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन 2 pi। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा चलिए वो अभी डन क्वेश्चन नंबर चलो आगे तो मुझे आगे बेटा। अच्छा आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 अ मैन a 5 kg man exerts a force of 50 newton moves a box 4 meter in the direction of force the work done कितना मेरे बेटा वर्क डन करेगा कितना फोर्स लगा रहा है 50 हाँ भाई फोर्स कितना लगा रहा है 50 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरे बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है। एंगल कितना होगा तो मेरे बेटा f d cos थीटा होता है, डायरेक्शन दोनों की सेम है तो एंगल कितना बनेगा 0। तो f की वैल्यू 10 सॉरी f की वैल्यू 50 d 4 मेरे बेटा cos 0 इज इक्वल टू 1 तो मेरे बेटा कितना बना 4 5 जा 200 ऑप्शन नंबर सी सही। ओके क्वेश्चन नंबर 12 साफ कर दूं
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A straight conductor of length 0.5 meter carries a current 3 ampere and places a magnetic field, हाँ भाई, field of 0.2 Tesla at an angle of 90 degree. What is the force? मेरा बेटा देखो क्या बोला, लेंथ है L, हाँ मेरा बेटा करंट है I और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला मेरा बेटा ये हमें दिया हुआ और एंगल थीटा की वैल्यू दी हुई। बोला फोर्स किस पे, फोर्स कंडक्टर पे फोर्स। मेरे बेटे याद करो कंडक्टर पे फोर्स किसके बराबर होता है, बिन साइन थीटा के बराबर होता था, बिन साइन थीटा के बराबर होता था, सही। तो मेरे बेटा बिन साइन थीटा b की वैल्यू कितनी है 0.2, सही, मल्टीप्लाई, हाँ भाई r की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 0.5 मेरा बेटा मल्टीप्लाई में sin 90 कितना हो जाएगा 1 sin 91। तो मेरे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया हमारे पास 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई में 0.5 और ये तो बन हो गया sin 90, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 6 कितना बना 30, तो 30 मेरा बेटा 0.3 बन गया ये हमारे पास न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए से ओके। चलो अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन चलिए। व्हाट आर द सैंपल्स फॉर वेन्स कांस्टेंट एंड टी के कांस्टेंट। मेरे बेटा वेन हमारे पास वेन कांस्टेंट और हमारे पास वेन कांस्टेंट के सैंपल क्या होता है, आप टी के कांस्टेंट से पहचान सकते हैं लैम्डा, ठीक है, ओके। चलिए, if both diameter and mass of earth increase by a factor of 2, what happens to the weight, बता रहा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होता है of the object on the earth। तो बताइए क्या होगा अगर हमारे पास, सॉरी ऊपर चला गया, ओके, कह रहे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर, ठीक है मेरे बेटे, जिसका डायमीटर और मास दोनों इंक्रीज कर दिया जाए बाय फैक्टर ऑफ 2, तो बताइए वेट में क्या फर्क पड़ेगा। वेट बता दिया उसने भाई, वेट निकालोगे m इनटू चीज, ठीक है ना, m इनटू चीज है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो मेरे बेटा मास में तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, g पे फर्क आने वाला है। मेरे बेटा g की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, याद करो, g m/r², ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये सबको याद होना चाहिए मेरे बेटा। W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, W इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या है m इनटू g। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r²। m से एक स्मॉल m कट जाता था मेरे बेटे, यहां से आता फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ, तो मेरे बेटा क्या है हमारे पास मास ऑफ अर्थ इंक्रीज, मास ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, mev कितना इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, और मेरे बेटा रेडियस, रेडियस को भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेडियस का क्या होगा मेरे बेटा स्क्वायर। तो मेरा बच्चा क्या बना, g इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया, me डिवाइड बाय कितना 2 का स्क्वायर मेरा बेटा 4 और अपॉन r², मेरे बेटा 2 1 2 और 2 टू द 4 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 gme अपॉन r²। तो ये कितना हो गया, ग्रेविटी हाफ हो गया, ग्रेविटी हाफ हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेट भी क्या हो जाएगा मेरे बेटा हाफ हो जाएगा, है ना, ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, g की वैल्यू हाफ हो गई तो मेरे बेटा वेट भी कितना हो जाएगा, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बेटा, यानी क्लियर। तो इस वजह से ये फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साफ कर दूं, इंशाल्लाह वीडियो आपको मिलेंगे तो शाम में आप आराम से देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 15 कह रहा है 15 में व्हाट डज इट मींस फॉर वेव्स टू बी कोहेरेंट।
ठीक है, क्या मतलब होता है कोहेरेंट होने का? दे हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, नहीं, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड बट ट्रैवल टुगेदर, मेरे बेटा दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी, यस मेरे बेटा सेम फ्रीक्वेंसी से निकलना चाहिए और मेरे बेटा कांस्टेंट फेज डिफरेंस याद है ना, पार्ट डिफरेंस डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो मेरे बेटा ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला पार्ट हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स? एस्ट्रो मेरे बेटा जब हम सेलेस्टियल यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास अर्थ, मून, हमारे पास मार्स, तो ये जो जितने भी हमारे पास हेवनली ऑब्जेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास हम एस्ट्रोफिजिक्स को इस्तेमाल करते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड द फिनोमेना यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा बेटा? बी सही है, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स ये हमने 9th में पढ़ा था। हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल रेजिस्टर नेटवर्क? मेरा बेटा वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑप्शन मेरा बेटा वोल्टेज कैसा रहता है? सेम रहता है। तो मेरा बेटा वोल्टेज सेम रहता है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी से ये कह रहे हैं इट डिवाइड्स प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, नहीं मेरा बेटा इट रिमेन इट इज द सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, सब रेजिस्टर में कैसा रहेगा? सेम। एमसीक्यूज नंबर मेरा बेटा, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कौन सी क्वांटिटी मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ पावर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, जिससे जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्जन करते हैं ना, तो एनर्जी है, एनर्जी कन्वर्जन है, ओके। क्या है एमसीक्यूज नंबर 19, what are the main assumption of Bohr's model of the atom? इलेक्ट्रॉन क्या था मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली while orbiting the nucleus, नहीं मेरे बेटा ये तो किसका था? रदरफोर्ड का, उसी को बोहर ने गालिब साबित किया था, ओके। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नहीं मेरे बेटा, ओके। इलेक्ट्रॉन revolves in a fixed circular orbit without radiating energy when radiation occur during the transition between the orbit, radiation emit करता है radiation during the transition, यही हमारे पास बोहर का थ्योरी है, ठीक है मेरे बेटा। अगला चलो एमसीक्यू नंबर 20 नजर आ रहा है, ओके। एमसीक्यू नंबर 20 पढ़ लो, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टेंशन इन स्ट्रिंग अंडरगोइंग स्टेशनरी वेव? मेरे बेटा क्या फार्मूला होगा? देखो V इज इक्वल टू, याद है V इज इक्वल टू √T बाय न्यू होता था, है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में हमने पढ़ा। तो मेरे बेटा V इज इक्वल टू V को अगर हमें खत्म करना है तो मैं T की वैल्यू निकालनी, तो दोनों तरफ रूट करके मैंने क्या लेंगे? स्क्वायर ऑफ बड़े उसके तो लिखते हैं नहीं, तो मेरे बेटा म्यू को डिवाइड उस तरफ भेजे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू V स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला फॉर टेंशन, V स्क्वायर इनटू कुछ पूछना है? क्या करो? बात नहीं थी आई सर वो कह रही है कि वैल्यू फिक्स होती है या क्वेश्चन में आगे वो चेंज होगा? वेरी फिक्स होती है, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड करता है y टू y, ना लीनियर डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल, ठीक है ना। वायर जितना मोटा होगा लेंथ, अगर दोनों दो वायर दोनों सेम लेंथ में तो एल तो सेम होगी, लेकिन अगर एक मोटा वायर उसकी मास क्या होगा? ज्यादा, तो उसकी लीनियर डेंसिटी भी क्या होगी? तो अगर आपसे इस तरीके से पूछते तो आपको याद रहने चाहिए, जितना मोटा वायर होगा उसकी लीनियर डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ओके। MCQ number 21. MCQ number 21. What is the de Broglie formula for the matter waves? मेरे बेटा है ना, लैम्डा इज है ना इनवर्स होता है
मोमेंटम है ना, वेवलेंथ है मोमेंटम। ओके आइए, if mass of pendulum is double what happens to the time period? मेरा बेटा मास टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? t is equal to 2 pi under l upon g। तो मेरा बेटा मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो रिमेन सेम रहेगा। लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पीरियड, तो रिमेन सेम, ऑप्शन सेम रहेगा। ओके ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मेरा बेटा, एमसीक्यू नंबर 23। ओके MCQ number 23. Given two resistor of same material, ये बात में नोट करनी है, ठीक है ना। one with diameter d and length l, other is diameter 2d and length 4l. What does this have on resistivity? तो व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट करेगा रेजिस्टिविटी? मेरे बेटा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल, सही है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस पे करता, तो फिर बात हो जाती R इज इक्वल टू लॉ L बाई A, ठीक है ना। और मेरे बेटे याद रखिएगा L बाई A, तो हमारे पास यहाँ पर अगर लेट सपोज कह रहा है आपको L कितना इंक्रीज किया है, लेट सपोज रेजिस्टेंस को बोल दे तो 4 टाइम्स है ना, L को इंक्रीज किया और डायमीटर को कितना टाइम इंक्रीज किया, तो मेरे बेटा याद करो हमारे पास कितनी बार पाई r स्क्वायर होता था, तो डायमीटर का 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो रेडियस भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 2 टाइम्स का मतलब ये कितना होगा 2r होगा, 2r का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो मेरा बेटा क्या बना 4 rho l डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, तो मेरे बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाता और क्या बनता rho l बाय पाई r स्क्वायर, तो मेरा बेटा इसका मतलब होता वो कैसा रहता, सेम रहता, रेजिस्टेंस भी, अगर रेजिस्टेंस भी होता तब भी सेम रहता, रेजिस्टिविटी है तब भी सेम रहता। रेजिस्टिविटी इसलिए सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस का भी होता तब भी इस केस का अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कैसा आता है सेम, क्लियर। डायरेक्ट साफ कर दूं, मेरे बेटा एमसीक्यू नंबर 24 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है ना, रेस्ट में है और फिर एक्सेलरेट किया जा रहा है विद पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज इट्स एनर्जी, कितनी इसकी एनर्जी होगी मेरा बेटा। अब हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होगा E into V, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, ये दोनों सही है, ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही। एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है 1 वोल्ट, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 आ गया, कितने जूल के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों आंसर सही है एनर्जी के। ओके सही, क्लियर, क्लियर सबको। ओके अगर आपसे बोलते मेरे बेटा 2 वोल्ट तो फिर क्या करते, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता और फिर यहाँ मल्टीप्लाई पर क्या करते, सही, क्लियर है, तो याद रखिएगा इसको। ओके मेरे बेटा अब नेक्स्ट पार्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 25। आइए मेरे बेटा आपसे कह रहा है, देखिए इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर सवाल, if the horizontal and vertical component of initial velocity of a projectile are 10 meter per second and 20 meter per second respectively, horizontal range of the projectile किसके बराबर होगा। मेरे बेटा horizontal range का फॉर्मूला देखिए, एंगल नहीं है ना, तो r is equal to v naught square sin 2 theta upon g, यही होता ना, सही। मेरे बेटा sin 2 theta किसके बराबर होता है, या तो हमने क्लोज किया था 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है डिवाइड बाय g, सही मेरे बेटा। अगर मैं v नॉट को 2 को बाहर निकाल दूं, अब v नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूं, v स्क्वायर है ना, तो v sin थीटा
मल्टीप्लाई बाय v cos थीटा डिवाइड बाय मेरा बेटा g। सही है? अब मेरा बेटा देखिए 2 डिवाइड बाय g v नॉट sin थीटा किसके बराबर होता था v बाय, और मेरा बेटा v नॉट cos थीटा किसके बराबर होता था v नॉट x। सही है? अब v नॉट y और v नॉट x की वैल्यू दी गई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए सवाल में हमारे पास क्या बोला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो मेरा बेटा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय g की वैल्यू 10 ले ली, वर्टिकल कंपोनेंट का बोला है 20 वैल्यू और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बोला है 10। तो मेरे बेटा 10 से 10 मर गया, 2 2 जा 4, तो मेरे बेटा यहां पर आ गया 40 सॉरी 40 20 मल्टीप्लाई एंगल ही दोगे लग जाना। ठीक है एंगल ही देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो पहले दोनों को ब्रेक किया, एक का वर्टिकल कंपोनेंट बना लिया, एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिया। ठीक है और v नॉट y बन गया, v नॉट x बन गया, दोनों की वैल्यू को लिखिए। यहां पर दिया हुआ है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, v नॉट x दिया हुआ है और v नॉट y और g की वैल्यू आपको बोला 10 दे दीजिए। There is some point constant है तो डायरेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट को लेकर इसको निकाल सकते हैं। कैसे फार्मूला दो तो सर इधर अब वो तो 0 ही हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट को डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। v नॉट y मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है सर v नॉट स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर अपॉन g v नॉट स्क्वायर ये तो मैक्सिमम वाला लगा दो v नॉट स्क्वायर अपॉन 0 g v नॉट स्क्वायर क्या रखोगे v नॉट स्क्वायर वर्टिकल का वर्टिकल क्यों y तो नहीं तो वर्टिकल रखी कैसे v नॉट क्या v नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट तो उसका v नॉट y और v नॉट x नहीं सर एक मतलब में आने के दोनों के कंप्लीट है लेकिन v नॉट x को जब कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखना है इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं क्यों नहीं पड़ेगा कांस्टेंट है उसके बाद चलो इसको बट यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला रखना चाहो ना, वो क्या रखोगे बताओ क्या होता है फार्मूला वही तो रखना चाहो। मैक्सिमम रेंज क्या होता है हाँ v नॉट स्क्वायर अपॉन g। अब v नॉट स्क्वायर निकालने के लिए v नॉट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा v नॉट x का स्क्वायर प्लस v नॉट y वर्टिकल वेक्टर है v नॉट निकालने के लिए दोनों की वैल्यू वहां से फिर बात होंगे वहीं जाके v नॉट x से बोला v नहीं आ सकती अब निकालो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बना 100, ये बना 400। अच्छा 400 तक अगर ये बन गया √500। ठीक है √500 यहाँ पर रखो, सही रखा है ना। √500 का स्क्वायर यहाँ से 50 बन रहा है डिवाइड बाय 10 which is equal to 500 divided by 10 50 आना चाहिए और वहां से भी 50 आ रहा है 50 ऑप्शन में नहीं है ना, तो हमारे पास 40 ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ना ये तुमने कैसे डिसाइड किया, ऐसे ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूले में इंसर्ट तो करना होगा, आप डिसाइड कैसे करेंगे रेंज मैक्सिमम था 45 था ये बताया सही, तभी 5 या 50 आ रहा है। और यहाँ से तुम्हें एंगल को डिसाइड ही करना पड़ना कि मैक्सिमम था या नहीं था, ठीक है तुम अप्लाई करके कर रहे हो, ठीक है ना। जब तक मैक्सिमम रेंज ही बोलेगा तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो मेरा बेटा यही तरीका सही है, ओके।
तो हॉरिजॉन्टल का कौन बोलता है इफेक्ट नहीं आता, रेंज में तो इफेक्ट आता है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हो फॉर्मूला याद है कैसे ड्राइव किया था? हाँ कैसे ड्राइव किया था? हाँ भाई रेंज निकालते वक्त x इक्वल टू v नॉट x इनटू t और रेंज को हम रख देते थे है ना, इसका इफेक्ट तो आए ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं। 26 हाँ भाई MCQ नंबर 26 distance between two nodes or anti nodes in a standing wave क्या कर रहे हो तुम? हाँ टू नोड्स और एंटी नोड्स मेरे बेटा इस तरीके से या तो नोड के दरमियान डिस्टेंस देख लो या नोड के दरमियान हाफ लैम्डा से लैम्डा बाई 2 और अगर नोड एंड एंटी नोड की बोलता तो लैम्डा बाई 4 ओके तो लैम्डा बाई हाफ ऑफ रेडियन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 कहता है a string under a tension T and length L vibrates in one segment, what should be new tension, what should the new tension be for the string to vibrate in two segments without changing frequency? चेंज क्या नहीं हो रहा मेरे बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है लेकिन उसका हमारे पास सेगमेंट्स कितने हो गए मेरे बेटा? टू सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा है। तो बताइए हमारे पास कितना फर्क आएगा टेंशन में? तो मेरे बेटा देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, फंडामेंटल फॉर्मूला हमने निकाला था ना 1/2L अंडर रूट हमें T बाई यही होता है ना, यही होता है और अगर हम N लिख दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? ऊपर भी N आ जाएगा जितने सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट में वन सेगमेंट में वाइब्रेट करा तो ऊपर 1 आ गया, ठीक है 2L डिवाइड बाई T अपॉन म्यू। हमें क्या होता है टेंशन की वैल्यू पूछा ना, टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि कितना वैल्यू देगी टेंशन की, व्हाट शुड बी न्यू टेंशन। अगर फ्रीक्वेंसी कैसा है मेरे बेटा? सेम है। तो मेरे बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम है तो 2L डिवाइड में उस तरफ भेज दूं मल्टीप्लाई मेरे बेटा तो क्या बना 2L into F1 is equal to under root T by mu और मेरे बेटा मुझे T निकालना है दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर L into F1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा T डिवाइड बाई mu और मेरे बेटा T is equal to किसके बराबर हो जाएगा 2L F1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई mu ये हो गया T। अब अगर मैं इसको डबल करता हूँ, डबल करने का मतलब सर यहाँ पर आप क्या करेंगे? हाँ मेरे बेटे यहाँ पर क्या करोगे 2, यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे 2, तो 2 अप्लाई करोगे तो मेरे बेटे 2 के साथ जब हम करेंगे लेट सपोज F2 के लिए which is equal to 2N की जगह आ जाएगा ना 2 और नीचे 2L तो वैसे ही रहेगा और मेरे बेटा अंडर रूट T डैश कर लेता हूँ टेंशन चेंज हो जाएगा म्यू। अब मेरे बेटा F1 और F2 कैसा है आपस में फ्रीक्वेंसी कैसी है सेम, उसने बोल दिया सवाल के अंदर F सेम है तो मेरे बेटे 2 डिवाइड में तरफ किया मल्टीप्लाई 2L into F डिवाइड बाय 2 है ना और इट इज इक्वल टू कितना बना T डैश बाय म्यू। सही है। अब मुझे क्या करना है रूट खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे तो 2L into F का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 नीचे भी 2 है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू T डैश मल्टीप्लाई बाय म्यू डिवाइड में उस तरफ गया तो कितना बना 1/4 is equal to 2L into F का whole square multiply by mu into T dash। सही ये मेरे बेटे किसके बराबर है T के बराबर है तो 1/4 into T is equal to 1/T dash। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, T/4 होना चाहिए। सही है। सबको समझ आया? तो मेरे बेटे ये जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का है ना, स्ट्रिंग में वाइब्रेट करता है कितने सेगमेंट्स में वाइब्रेट करता है। चलता है
ओके चले अगले पार्ट में साफ कर दूं। चलिए समझे ओके। अच्छा मेरे बेटा अगला जल्दी करेंगे ये तो 28 ही हुआ 95 या 96 क्वेश्चन है। एमसीक्यू नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पावर। मेरे बेटा F डॉट V सही। अच्छा उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इफ द फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स व्हाट हैपेंस टू द पावर। मेरे बेटा इनवर्स होता है तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो जितना बढ़ेगा उतना पावर क्या हो जाएगा। तो मेरे बेटे डबल हुआ है 2 टाइम्स हुआ तो वो कितना हो जाएगा हाफ। द एंगुलर मोमेंटम डिफाइंस एज इज डिफाइंड एज। अब मेरे बेटा और ये सही है ठीक है। एंगुलर मोमेंटम L is equal to R cross P लीनियर मोमेंटम है ना। ओके मेरे बेटा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 31 क्या कहता है इसे 31 इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 0 then E dot A is equal to 0। यस बिल्कुल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स व्हाट E की वैल्यू नहीं है तो दैट्स व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 ऑल ऑफ दीस। अच्छा ओके एमसीक्यू नंबर 32 ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर क्वांटम है ना क्वांटम थ्योरी से बिलोंग करता है। इफ अ बॉडी इज स्लाइडिंग द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप्लाइड स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब स्लाइड कर रहा है तो ठीक है कह रहे टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर a is equal to 1i plus 2j and b is equal to xi plus j what is the value of x। तो वेक्टर टू वेक्टर्स कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर में हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे a डॉट b is equal to कितना होगा 0 है ना। तो हमारे पास क्या बना i plus 2j का डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे मेरा बेटा xi plus j से इज इक्वल टू कितने के बराबर हुआ 0। तो मेरे बेटा i डॉट i तो क्या बना x प्लस मेरे बेटा 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना बना 0 मेरे बेटा -2। ठीक है सबको क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लिए मेरे बेटा i के साथ i को j के साथ j साफ कर दूं। एमसीक्यू नंबर 35 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेरे बेटा इंटेंसिटी यूनिट कैंडल 9 से पढ़ती हुई बात है। why is absolute viscosity difficult to measure depends on density depends on pressure depends on surface की tension available depends on temperature। जब absolute viscosity को देखते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे बेटा विस्कोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो हमारे पास टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन रखता है लिक्विड के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास टेम्परेचर के साथ साथ ये वेरी करता रहता है दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। ठीक है ना टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा उसी इसकी वैल्यू भी क्या होती चलेगी चेंज होती चलेगी। व्हाई एमसीक्यू नंबर 37 What is the equation of kinetic energy of photoelectric effect। ये तो सबको हमने कल ही डिस्कस किया नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ना। तो हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होती थी मेरा बेटा
वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी h into mu के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी 5 इसका बेसिकली माइनस का हो जाएगा है ना। तो हमारे पास क्या बना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हमारे पास माइनस काइनेटिक सॉरी वर्क फंक्शन और मेरा बेटा टोटल एनर्जी h into mu माइनस वर्क फंक्शन दैट इज योर आंसर। ओके MCQ नंबर 38 the project range of projectile becomes 4 times of maximum height range becomes कितना हो जाए 4 times what is the angle कितना एंगल होगा इनके दरमियान कि अगर हाइट और रेंज आपस में कितने हो जाए 4 टाइम्स हो जाए तो रेंज कितना एंगल होना चाहिए वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया ना ये वाला है सवाल। ओके तो मेरा बेटा रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट 2 टाइम्स बोलते हैं 4 टाइम्स बोलते हैं आपने निकालना है। मेरे बेटा रेंज की वैल्यू किसके बराबर होती थी v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू मेरे बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू किसके बराबर होती थी v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड अपॉन 2g। मेरे बेटा ये देखो g से g 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मेरा बेटा v0 से v0 स्क्वायर sin 2 थीटा को ओपन कर लेते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इसके बराबर होता है g नीचे कैंसिल हो चुका मेरा बेटा ऊपर यहाँ पर क्या बचा 2 sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर से एक पावर ये मल्टीप्लाई में इस तरफ भेज दूं तो मेरा बेटा 2 डिवाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ भेज दूं तो sin डिवाइड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा तो मेरा बेटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मेरा बेटा tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। ओके चलो एमसीक्यूज नंबर 39 देखेंगे जल्दी से। कहते हैं मेरे बेटा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम मैंने एंगल इज अब मेरे बेटा क्या एंगल मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम होता है जब एंगल 45 होता है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा होता है ना अपॉन g। तो मेरे बेटा अगर थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 हो जाएगा तो sin 90 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम आ जाएगा। ओके एमसीक्यूज नंबर 40 मेरे बेटा टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। मेरे बेटा सीरीज है तो मेरे बेटा आप इनवर्स का सम लेंगे ये क्या बनेगा 1/3 सीरीज में लगा कैपेसिटर है ठीक है ना तो 1/6 इज इक्वल टू 1/c ठीक है। तो यहां पर जाओगे मेरे बेटा कितना बनेगा 2 + 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/c। तो मेरे बेटा यहां पर 6 अब c इज इक्वल टू 6/3 व्हिच इज इक्वल टू 2 ओके 2 माइक्रोफैरड ओके। when magnetic force on a moving charge is 0 कब 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब 0 हो जाएगी फोर्स की वैल्यू कब 0 हो जाएगी किसके बराबर होगा q v b sin थीटा q v b मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चार्ज में कितनी हो जाएगी मेरा बेटा 0 कब हो जाएगी जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी साइन 0 कब होता है जब 0 डिग्री होता है यानी कि v और b दोनों वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाए 0 जब वो मैग्नेटिक फील्ड जब भी चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चलेगा जब भी चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चलेगा तो मेरे बेटा जब चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चलेगा तो मेरे बेटा इंटरेक्शन 0 हो जाएगा और फोर्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके। चलो सारा साफ करते हैं और एमसीक्यू नंबर 42 ठीक है एमसीक्यू इन अ सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी स्टिमुलेटेड बाय हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जब हमारे पास सैटेलाइट्स को ऊपर भेजते हैं तो ये तो हमारे पास ऑर्बिटल मोशन हमारे पास ऑर्बिटल मोशन करता है इसके गिर्द अर्थ के गिर्द लेकिन कोई भी सैटेलाइट्स को अगर ऊपर भेजूं लेकिन सैटेलाइट्स के अंदर ये तो इसको बैलेंस तो कर देता है इसकी ग्रेविटी को ये जो सैटेलाइट है वो नीचे नहीं जाता लेकिन ये किसकी वजह से नीचे नहीं जाता ऑर्बिटल मोशन की वजह से किसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट अंदर हैं उनको ग्रेविटी एक चाहिए
क्योंकि और यहाँ से जब ऑर्बिटल मोशन करना शुरू करता है तो ग्रेविटी कितनी रहती है अंदर, जीरो, लेकिन एक अंदर की ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि जितने भी काम हो रहे हैं या जितने लोग हैं उन सब ग्रेविटी मिल पाए और वो नॉर्मल रह सके, इंसान नहीं रह सकता। तो मेरे बेटा इसको सैटेलाइट को अर्थ की तरफ मूव किया जाता है, जैसे अर्थ भी चलता है तो एक ऑर्बिटल मोशन करता है और मेरे बेटा एक अपने ही गिर्द घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन। तो जब हम सैटेलाइट्स बनाते हैं तो वो अपने ही गिर्द भी घूमता है ताकि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करे अंदर, ताकि जितने भी साइंटिस्ट है वो काम कर सके, ठीक है ना। तो उसको उसके लिए वो कौन सा मोशन करवाता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, दैट मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन, है ना। और अगर किसी चीज के गिर्द घूमता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। तो मेरे बेटा स्पिनिंग इट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के गिर्द वो खुद ब खुद घूमेगा, दैट क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन दिस सैटेलाइट्स। ओके, एमसीक्यूज नंबर मेरा बेटा 43, एमसीक्यूज नंबर 43, फैराडे लॉ इज रिलेटेड टू, मेरा बेटा फैराडे लॉ क्या बोलता है, कन्वर्जन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रेजिस्टिविटी of a material depends on length, protection, nature of material and applied voltage। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मेरे बेटा तीन कैपेसिटर है और कैसे में लगे हैं, पैरेलल में लगे, तो हर पे वोल्टेज कैसे जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। कहते हैं मेरे बेटा एमसीक्यूज नंबर 46, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिटरमाइंस बाय द रेशियो ऑफ, हां मेरे बेटा FO अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE निकाला ना। तो मेरे बेटा टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस रेशियो होता है, ओके। अगला सवाल एमसीक्यू नंबर 47, a long solenoid of radius a turns per unit length and current I produce a magnetic field its on its axis directly proportional to, मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरे बेटा हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे बेटा कौन सा सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड भी याद है ना क्या होता है, म्यू नॉट n into I, सही है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ni, n बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, I बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके सही। अगला सवाल साफ करूं, चलो अगला सवाल है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मेरे बेटा कितना एनर्जी गेन कर लेगा, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है, तो मेरे बेटा अभी हमने देखा था एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, Q E, ये हमें याद है ना, 1 टन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। बल्ब को हमने एनर्जी बना लिया और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई किया, E into V, वोल्टेज कितना है 1, तो मेरे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब अगर जूल पे होता तो कितना होता, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, अगर 1 जूल बोला हुआ तो ऑप्शन सही नहीं है, 1 कूलम भी सही नहीं, 1 एम्पीयर भी सही नहीं है, मेरा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। आइए एमसीक्यूज नंबर 49, a string vibrates with tension T, what should be new length for the string to make vibrate into 2 segments if the original segment was कितना था मेरे बेटा 10 सेंटीमीटर, तो बोला अगर हमारे पास 2 सेगमेंट में उसको वाइब्रेट करना है तो मेरे बेटा बताइए कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो एक सेगमेंट में वाइब्रेट करेगा तो कितना सेंटीमीटर था 10, तो 2 सेगमेंट में वाइब्रेट करेगा तो मेरे बेटा किसके बराबर होता, तो याद करो हम जब 2 सेगमेंट की बात करते हैं, अब लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू L, ऊपर भी 2 आता था नीचे भी 2 आता था मेरे बेटा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू L, अगर हमारे पास एक सेगमेंट में कितनी उसकी लेंथ थी, एक सेगमेंट में कितनी उसकी लेंथ थी, एक सेगमेंट में कितनी लेंथ थी, L लैम्डा बाय 2 होता है ना, सही। और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो मेरे बेटा 2L डिवाइड बाय इज इक्वल टू लैम्डा 1 होता है, और लैम्डा 2 किसके बराबर होता है, 2L डिवाइड बाय 2, तो मेरे बेटा लेंथ कितना होना चाहिए, एक सेगमेंट में कितना है, एक सेगमेंट में कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 2 सेगमेंट में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो मेरे बेटा कितना बना 20 सेंटीमीटर, ओके। अगला
अगला सवाल, हाँ भाई, the second law of thermodynamics implies that energy can't be created and destroyed. नहीं मेरा बेटा, ये तो law of conservation of energy है. No heat engine can have 100% efficiency. याद करो, ये किसको explain करता है? Second law of thermodynamics, entropy को. Entropy हमारे पास losses को बताती है ना, और कहता है कि कोई भी इंजन 100% कभी भी efficiency नहीं दे सकता. तो हमारे पास second law of thermodynamics हमसे कहता है कि कोई इंजन 100% efficiency नहीं दे सकता. ओके, मेरे बेटा अगला सवाल, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की डायमेंशन क्या होगी? याद करना है या समझाओ? बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ L by A. तो मेरे बेटा ये R into A डिवाइड by L is equal to rho. सही, A की डायमेंशन सबको पता है L स्क्वायर, L की डायमेंशन को पता है L. असल मसला फंस जाओगे कहां पर? R is equal to, इसके V is equal to क्या करूं? I R करूं, सही ना? V अपॉन मेरा बेटा I कर दूं is equal to R हो जाएगा. V is equal to किसके बराबर होता है? V is equal to वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है. क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू I इज इक्वल टू R. सही, वर्क डन मेरा बेटा, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सही, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और मेरा बेटा देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चार्ज होता है. सही ना? W इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R. I नीचे आ गया मेरा बेटा, W इनटू I स्क्वायर इनटू T इज इक्वल टू R. सही, अब वैल्यू पुट करते हैं. अब R W इज इक्वल टू किसके वर्क डन किसके बराबर होता है? F इनटू D. F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? N इनटू A. तो मेरा बेटा हमारे पास अगर मैं लिखूं F इनटू D डिवाइड बाय I स्क्वायर इनटू T इज इक्वल टू R, और F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? M A इनटू D डिवाइड बाय I स्क्वायर इनटू T इज इक्वल टू R. अब मेरा बेटा M की डायमेंशन, मास की डायमेंशन कैपिटल है. अब मेरा बेटा एक्सेलरेशन की L इनटू T इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D की डायमेंशन L, डिस्टेंस मेरा बेटा करंट की डायमेंशन A स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T व्हिच इज इक्वल टू R. सही, अगर टाइम को नीचे से ऊपर ले जाओ तो कितना बन जाएगा? T स्क्वायर पहले ही ऊपर चल के कितना बन गया? T क्यूब. कितना बन गया? T इनवर्स क्यूब बन गया. तो कितना बना मेरा बेटा? M L T इनवर्स क्यूब. अच्छा, L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर भी हो गया डिवाइड बाय कितना बना? A स्क्वायर इज इक्वल टू R. अब हमें क्या करना था यहाँ पर? R की वैल्यू रेजिस्टिविटी में R की इक्वेशन आ गई. R किसके बराबर है? M इनटू L स्क्वायर T इनवर्स का क्यूब डिवाइड बाय A स्क्वायर. ठीक है ना? A और मेरा बेटा क्या है? A किसके बराबर होता है? A बराबर होता है L स्क्वायर डिवाइड बाय L. एक पावर कैंसिल, तो M इनटू एक पावर बचा तो मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो गया L क्यूब T इनवर्स क्यूब डिवाइड बाय A स्क्वायर. ये है यस. तो इसकी डायमेंशन याद कर लो. R की डायमेंशन याद कर. याद कर लो, फिर याद तो सॉल्व कर. याद करो, याद तो सॉल्व कर. आसान है. ठीक है. क्लियर है? साफ कर दूं? चलो, अच्छा, एमसीक्यू नंबर 52 जल्दी से देखिए. The time period of a simple pendulum depends on mass, amplitude of vibration, material of the string and length of the string. ये तो सबको याद होना चाहिए. Okay, MCQ number 53. If the force of
36 Newton X on an object and radius of motion is tripled. The force required to maintain the same acceleration is, मेरा बेटा अगर हमारे पास अब फोर्स कितना चाहिए होगा, अगर रेडियस को कर दे कितना 3 गुना कर दे, तो मेरे बेटा याद करो हमारे पास रेडियस में फोर्स की बात हो रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है mv²/r। तो मेरे बेटा अगर आपसे कह रहा है f है तो f डैश अगर मैं रखूं तो which is equal to mv सेम रहेगा, r कितना हो गया 3 गुना बढ़ा दिया, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ m अगर मैं 1/3 कर दूं 1/3 कर दूं mv²/r, तो मेरे बेटा mv²/r किसके बराबर था, f के बराबर था, इसके बराबर था f के, तो कितना गुना कम हो जाएगा 3 गुना कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ा दिया, तो मेरे बेटा f डैश इज इक्वल टू f की वैल्यू आपको बताई थी कितना मेरे बेटा 36 v, तो हमारे पास कितना है 12 न्यूटन। जितना गुना रेडियस बढ़ेगा उतना गुना फोर्स, ये हमें पता चलता है सेंट्रीपिटल फोर्स से इनवर्स रिलेशन, जितना गुना रेडियस कम होगा उतना गुना फोर्स भी, जितना गुना रेडियस बढ़ेगा उतना गुना फोर्स कम हो जाएगा। ओके, इनवर्स रिलेशन है फोर्स ऑफ, ठीक है, साफ कर दे। चलो अगले पार्ट में चलते हैं मेरा बेटा। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? मेरा बेटा देखो, अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, its velocity is constant, its centripetal acceleration, it has centripetal acceleration, its kinetic energy is zero। मेरा बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हमारे पास इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है टेंजेंशियल, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता सर्कुलर मोशन के अंदर। ओके, इफ टू फोर्सेस, अब अगला सवाल है, इफ 4 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा मेरे बेटा? Equivalent resistance less than the smallest resistance, greater than the greatest resistance, or equal to average resistance or zero। मेरा बेटा अगर इनवर्स लेस देन, अगर पैरेलल में होता था तो इनवर्स का सम लेते हैं ना, पैरेलल में होता है तो इनवर्स का सम लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट से भी कैसा आता था स्मॉलेस्ट, इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो r आएगा, ये r की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि किस में कनेक्ट है पैरेलल है, और अगर सीरीज में होता तो लार्जर से भी लार्जर। ओके, ठीक है, 4 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज with resistance 2, 4, 6 and 8, if the current through the resistor is 1 ampere, what is the total voltage? मेरे बेटा V equal to IR करना पड़ेगा, लेकिन सीरीज में सारे को सम कर दो तो कितना बना 20 ऊपर बना, I कितना है ऊपर 20 बना, सीरीज में सिंपल सम करना पड़ेगा, तो 2 + 4 + 6 + 8 मेरे बेटा 20, V = IR, तो मेरे बेटा I की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू कितनी हुई 20, तो मल्टीप्लाई करो मेरे बेटा वोल्टेज कितना आया 20। ओके, अगला सवाल मेरे बेटा लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडल, which of the following is the largest unit of power? मेरा बेटा जूल is not a unit of power, 0.5 watt is not, मेरा बेटा 1 kilowatt, 1 kilowatt हाँ भाई is the unit of power, तो मेरे बेटे 1 kilowatt is the greatest unit, और 1 kilowatt hour बोल देता हाँ भाई 1 kilowatt hour, फिर क्या होगा, ये किसकी यूनिट है watt hour is the unit of energy, ये भी यूनिट किसकी बन जाती है, ये सिर्फ रह जाता पावर, लेकिन किलोवाट बोला है तो किलोवाट बोला है तो मेरा बेटा यूनिट किसका है पावर। देखिए 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट, 1000 वाट के बराबर है 1 किलोवाट, है ना, किलो का मतलब 1000 होता है ना, ठीक है, तो 1000 वाट के बराबर 1 किलोवाट, तो सबसे बड़ा कौन है 1 किलोवाट। ओके, चलिए मेरे बेटा अगला सवाल, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, if the number of turns is double, in the coil is double, the self inductance, हमारे बेटा self inductance में क्या होना चाहिए, मेरे बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, self inductance में मेरे बेटा N into delta I, sorry delta I और N into delta phi, सही क्लियर, नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा बोला, mu naught N square A upon 2 pi r, mu naught N square A upon 2 pi r, दोबारा mu naught N square A upon 2 pi r upon 2 pi r 2 pi r,
ठीक है 2 पाई r सही है। डायरेक्ट कट है अब मेरे बेटे कितना बना n की वैल्यू कितना कर रहे हो 2 टाइम्स सॉरी 2 टाइम्स तो n का स्क्वायर कितना बन जाएगा। चलो अगला सवाल, which statement is incorrect about magnetic field? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोथ ऑफ दीस नहीं मेरा बेटा, नन ऑफ दीस नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज The magnetic field inside the solenoid is non-uniform नहीं, solenoid के अंदर यूनिफॉर्म होता है, inversely proportional to the current नहीं, directly proportional होता है। ठीक है, directly proportional to the current yes, है ना। solenoid में फॉर्मूला क्या बनता था म्यू नॉट है ना, n is equal to mu naught n into pi, directly proportional होता है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। कहता है करंट लेंथ एंड एरिया आर डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा? अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा? टाइम क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगा? What is the formula of drift velocity? Drift velocity is equal to this one. Drift velocity n into a into e. ठीक है, तो मेरे बेटे ये करंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स सॉरी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, और मेरे बेटे ये एरिया और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहे हैं हमसे, लेंथ भी डबल, करंट डबल कर दी, लेंथ डबल कर दिया, एरिया, तो मेरे बेटे एरिया पे डिपेंड करता है, इन्वर्स होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्स होता है तो डबल कर दिया, ए को भी और आई को भी डबल कर दिया, ऊपर से नीचे कैंसिल मेरा बेटा, तो हमारे पास क्या बनेगा सेम है। ओके सेम है। अगला आते हैं, v रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v वैल्यू रहेगी, डबल नहीं होगा ना, हाफ होगा ना फोर टाइम्स होगा। ओके, द इक्वेशन ऑफ करंट ड्रॉन थ्रू अ बैटरी इज कंस्ट्रक्टेड। करंट कहां से निकल रहा है? बैटरी से। तो बैटरी से करंट निकल रहा है, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी, बैटरी यूज्ड एज अ सोर्स। तो मेरा बेटा सोर्स पे हमारे पास क्या होता है, E = V + I * R। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही। टू कैपेसिटर E = मैंने ठीक है V + I * R होता है ना, ये हमने देखा बैटरी एज अ सोर्स, तो V को निकालना है हमें, तो V = E - I * R होगा। ठीक है, two capacitors are initially at different potential difference are connected in parallel, which statement is correct? अच्छा भाई, कह रहे हैं कि दो कैपेसिटर हैं, इनिशियली डिफरेंट पोटेंशियल एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था शुरू में, which statement is correct? मेरे बेटा पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का? जल्दी बोल, चार्ज पे। कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल बढ़ता जाता है, तो दोनों पे चार्ज, अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट है दोनों में चार्ज भी डिफरेंट होगा। हाँ मेरे बेटे देखो क्या है, अगर चार्ज डिफरेंट होगा तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, है ना। चार्ज डिफरेंट होगा तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। हमने निकाला था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वाला 1/2 C * V², है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मेरे बेटे एनर्जी भी कैसा होगा, डिफरेंट। तो क्या बोला पहला, टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड चेंजेस। ठीक है मेरे बेटा, हाँ चेंज होगा। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। यस, टोटल चार्ज कितना होगा, एक में अलग चार्ज होगा दूसरे में अलग, टोटल चार्ज किसका वो सम के बराबर होगा। न्यू पोटेंशियल, अच्छा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। मेरे बेटा अगर न्यू पोटेंशियल को देखो तो डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल, तो हमारे पास इंडिविजुअल के पोटेंशियल से दोनों का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि जब कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा तो ना उसका वोल्टेज वो रहेगा ना इसका वोल्टेज वो रहेगा, तो मेरे बेटे दोनों का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू
पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा बेटा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू E अपॉन R होता है ना, ये देखा है सबने मेरे बेटा। तो इनवर्स होता है, तो अब कह रहा है पॉइंट चार्ज से, तो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नहीं मेरे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, मेरे बेटा प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, मेरे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल। और ओके, और अच्छा कहां चलेंगे? एमसीक्यू नंबर 67, इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम हमें व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड नॉर्मल क्या होगा मेरा बेटा? sin थीटा आता था 90, ओके। वर्क डन इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा, वर्क डन इज कितना है 500 जूल इन 2 सेकंड, पावर क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना मेरा बेटा, वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, थक गए लोग ज्यादा, 500 डिवाइड बाय 2, ओके 250, ओके बोल मैं रहा हूं यहां पर, ओके। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, याद है किसके बराबर होगा सेंसिटिविटी? थीटा अपॉन I इज इक्वल टू n इनटू BA डिवाइड बाय C, है ना। टॉर्सनल कांस्टेंट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक एरिया। तो हमारे पास देखो मेरे बेटा कि कह रहा है सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय, इसके बढ़ाने से इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय अब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया, यस। डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट, यस। इसको कम करेंगे तो बढ़ेगा, अच्छा मेरे बेटा बाय यूजिंग स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यस। ऑल ऑफ दिस सारे ऑप्शन से, ठीक है। पहले ऑप्शन में बोला भाई ये एरिया बढ़ा हुआ है, n बढ़ाएंगे यस बढ़ेगा, दूसरे ऑप्शन बोला इसको कम करेंगे यस बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। चलिए, द रेंज ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीजिंग इफ द इट्स रेजिस्टेंस इज, हमें इट्स सीरीज रेजिस्टेंस इज, क्या किया जाए मेरा बेटा? अगर सीरीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेंज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। याद करो हम क्या करते थे, वोल्टमीटर के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस लगाते हैं? शंट लगाते हैं, मल्टीप्लायर लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? मार्केट का हायर, जितना बड़ा लगाते हैं उतना रेंज उसका बढ़ता जाता है। तो मेरे बेटा इंक्रीज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास उतना ज्यादा रेंज आएगा वोल्टमीटर का, ओके। द लेंथ ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप, हाँ बेटा किया था सब क्लास में, FO माइनस FE गैलीलियन टेलीस्कोप का हमने लेंथ पढ़ा था मेरे बेटा, याद करो। एक इस तरह लगाते थे, दूसरा कॉन्केव लेंथ था, ये जब इमेज बनता था पीछे जाके बन जाता था, यहाँ पर जब बनता था दैट इज FE, सही है, ये FE हो जाता था। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो इमेज बनता है दैट इज, ये कितना होता था FO। तो मेरे बेटा आपने डिस्टेंस बिटवीन दी लेंस निकाला तो दैट इज L, L इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? FO माइनस, ये क्लास में हमने पूरा ड्रॉ किया था डायग्राम। अब आइए अगला सवाल जैसे ले लूं, when the p type semiconductor is connected with positive terminal of the battery and n type is connected with the negative terminal, n को नेगेटिव से कनेक्ट किया और p को पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, ठीक है। और अगर उलट कर ले, p को नेगेटिव से और n को पॉजिटिव, तो रिवर्स बाइसिंग होगा, ओके। द रेंज ऑफ द एमीटर मेरे बेटा, एमीटर में हम क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं, किस में लगाते हैं? पैरेलल में। तो एमीटर की रेंज अगर बढ़ानी है तो मेरे बेटा कैन बी इंक्रीज। अब शंट कैसा होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो जितना कम करेंगे रेजिस्टेंस उतना उसका रेंज भी क्या होगा? ज्यादा। तो मेरे बेटा ये किस में लगा होता है? शंट हम लगाते हैं पैरेलल में और स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, मल्टीप्लायर लगाते हैं हम सीरीज में और हाई रेजिस्टेंस होता है। तो मेरे पास अगर शंट लगाना तो मेरे बेटा जितना स्मॉल करते जाएंगे रेंज भी क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा, ओके। फार्मूले से भी चेक कर सकोगे इसको, ओके। अगला सवाल देखते हैं, बाय डिक्रीजिंग द शंट रेजिस्टेंस द कलर विद मिनिमम वेवलेंथ इज, मेरे बेटा सारे कलर आपको याद होने चाहिए साफ, ठीक है ना। और हमें ऊपर से जो हमारे पास विब्योर बनता है, ठीक है ना, तो हमारे पास विब्योर बनता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले आता है और नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। विब्योर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वायलेट
ओके, तो इंडिगो इस तरीके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ भी किसकी होगी? वॉयलेट। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट पे अप्रोच करेगा तो मास क्या हो जाएगा मेरे बेटे? इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता था, है ना हमारे पास रिलेटिविटी में, इज इक्वल टू 1 ओवर m नॉट 1 अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन, तो इस ये c के बराबर पहुंचेगा तो मास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओके, स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ता है। फॉर द रेजिस्टर इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो मेरे बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेजिस्टर है तो अगर सीरीज में लगा तो सिंपल सम होगा, है ना। अगर कैपेसिटर होता तो इनवर्स का सम होगा। ठीक है, दोनों में उलट। हाँ भाई, the distance between two consecutive bright fringes in a double slit experiment, मेरे बेटे double slit experiment में fringe distance between fringe spacing किसके बराबर? L lambda by d, L lambda by d, है ना। तो हमने ये देखा था कि मेरे बेटा L lambda by d। अच्छा, यहाँ पर d दिया हुआ है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही। ओके, the dot product of force and velocity is called power। ठीक है, अच्छा क्या है मेरे बेटा? देखो अभी ये सवाल था, अभी हमने सॉल्व किया इसको, पिछले क्वेश्चन नंबर 79 देखो, अभी हमने सॉल्व किया था रेजिस्टेंस के लिए। कहता है टू रेजिस्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, एंड डायमीटर हैव डायमीटर एक का है d, दूसरे का कितना है? 2d, एंड लेंथ है मेरे बेटा एक का l, दूसरे का है 2l, तो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो मेरे बेटा दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी ना। याद करो, लेंथ बढ़ा दिया 4 टाइम्स, रेडियस बढ़ा दिया 2 टाइम्स, तो रेडियस क्या होता था? स्क्वायर। तो मेरा बेटा 4 से 4 क्या हो जाता था? कैंसिल, दोनों में रेजिस्टेंस कैसा आता था? दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर भी कितना आएगा? 1/1। तो रेशियो कैसा रहेगा? 1/1, रेशियो 1/1 आएगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर मेरे बेटा 80, टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर है तो मेरे बेटा पैरेलल में करता तो सिंपल सम होगा, 3 और 6 को प्लस कर लेंगे मेरे बेटा कितना बन जाएगा? 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज रिलेटेड टू द लेंथ। मेरे बेटा लेंथ से रिलेट करता है, लेकिन कैसे रिलेट करता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो मेरे बेटा सॉरी, अब सबको हटा दे, t और l को रिलेट करें तो हमारे पास t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l मेरे बेटा, और अंडर रूट l करते हैं तो मेरे बेटा कितना बनता है? 1/2 व्हिच इज इक्वल टू मेरे बेटा l इक्वल टू 0. अच्छा, which of the following is a vector quantity? इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मेरे बेटा, फ्लक्स ऑलवेज आ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज आ, स्केलर नंबर है मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आ स्केलर, है ना मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E into सही, E डॉट R होगा, तो डॉट प्रोडक्ट तो मेरे बेटा स्केलर होगा। सी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मेरे बेटा, मैग्नेटिक B की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ वेक्टर होती है, बाकी सारी चीजें में से क्या है? स्केलर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेरे बेटा, सही। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है? इनपुट वोल्टेज, यस, कितना इन करवाने, कोर ऑफ मटेरियल, यस मेरे बेटा, कॉपर लॉसेस जितना कम होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगी, सब पे डिपेंड करता है। मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स, बोलते भाई मैक्सवेल कहते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह की फील्ड बनती है, एक इलेक्ट्रिक और एक, और दोनों आपस में कैसी होती हैं? तो मेरे बेटे क्या बोला? परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल टू द बोथ फील्ड, और बोला पैरेलल टू द E एंड परपेंडिकुलर टू द B। और मेरे बेटा जो हमारे पास V की वैल्यू है, याद करो ना, V मेरे बेटा वेलोसिटी, लाइट ऐसी चलती है, ठीक है, और मेरे बेटा V ऐसे चलता है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में कैसे होते हैं? मेरे बेटा ये x एक्सिस होगा तो ये z एक्सिस होगा, और ये तीनों आपस में कैसे होंगे? बोले जो ये ट्रेवल करता है वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, B और B, किसी से पैरेलल नहीं होता, किसी से कुछ भी नहीं होता। मेरे बेटा Rutherford explain the stability of electron orbits linear spectrum alpha particle scattering और
मेरे बेटा सर्जिकल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से किया जाता है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 4। देन मेरे बेटा अगर मैग्निफिकेशन 4 है तो बताइए क्या होगा मेरे बेटा टेलीस्कोप का, तो मेरे बेटा क्या होता था f FO अपॉन FE इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना है 4 इज इक्वल टू FE इधर चला गया FO उधर ही रहा, तो मेरे बेटा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ओके, the velocity of light is 3 exponent 8 is observed in मेरे बेटा वैल्यू 1 joule is equal to इसके बराबर होता है 1 न्यूटन इन 1 मीटर और मेरे बेटा 1 वाट इनटू 1 सेकंड बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। मेरे बेटा हमारे पास हम देखें तो 1 जूल किसके बराबर है, हां भाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो मेरे बेटा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम व्हिच इज इक्वल टू वर्क। सही, पावर किसके बराबर 1 वाट मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। सही भाई, ये भी किसके बराबर होगा 1 जूल के बराबर होगा वर्क। ओके, ये तो सही है मेरा बेटा 1 न्यूटन मीटर हमारे पास वर्क किसके बराबर होता है F into D। मेरा बेटा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर तो भी किसके बराबर होगा 1 जूल के बराबर होगा, दोनों सही। ओके ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, electrostatic force between the two charges depends on the distance between the charges r square में है ना, इक्वल टू टू द r स्क्वायर होता है। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q1 q2 पे डिपेंड करता है और मेरे बेटा नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है मेरे बेटा किसमें एप्सिलॉन पे, तो मेरे बेटा इसका मतलब सब पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम है ना, चार्ज की फोर्स ज्यादा तीनों पे डिपेंड करता है मेरे बेटा। कौन कौन सी चीजें देख लो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन और मेरे बेटे K को ऊपर करके लिख देते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो मेरे बेटे ये नेचर ऑफ मीडियम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सब पे डिपेंड करता है। ओके 92 टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, जब करंट है ना एम्पियर्स बताते हैं भाई दो करंट अगर दो वायर है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो क्या करेंगे मेरे बेटा अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे और अगर अपोजिट हो तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। मेरे बेटा अगला सवाल है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ओवरकम 5 न्यूटन फ्रिक्शन, कितना कम कर रहा है ओवरकम किसके फ्रिक्शन को, कितने फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है और फोर्स कितना लग रहा है 20 और मेरे बेटा कह रहा है टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। मेरे बेटा अनबैलेंस फोर्स कितना होगा 5। हाँ मेरे बेटा फोर्स किस तरफ डाल रहा है 20 न्यूटन एक्सेलरेट करवाने के लिए और मेरे बेटा फ्रिक्शन हमेशा ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हिच इज इक्वल टू कितना होता है 5 न्यूटन। मेरे बेटा किसके बराबर बनेगा, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स क्या होगा 20 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू मेरे बेटा F इज इक्वल टू नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma है ना, और मेरे बेटा A इज इक्वल टू F नेट डिवाइड बाय किसके बराबर m, तो F नेट कितना निकाला आपने 15 डिवाइड बाय 5 है व्हिच इज इक्वल टू कितना आएगा सॉरी 3 है तो m 3 है मेरा बेटा, तो कितना आ जाएगा 5। ओके, तो जितना फोर्स होगा वो ओवरकम करेगा उसको क्या करेंगे माइनस, तो जितना फोर्स होता 20 न्यूटन अगर फ्रिक्शन होता 10 तो माइनस कर देते हैं इससे, तो मेरा बेटा अनबैलेंस फोर्स आ जाता है। जो अनबैलेंस फोर्स होता वही एक्सेलरेट करता है तो डिवाइड कर देंगे m से एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, resonance occur when two body have same natural frequency। resonance जब कोई बॉडी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब कोई बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करे वाइब्रेट करे, लेकिन कब वाइब्रेट करता है दो बॉडी जो उनकी वाइब्रेशन है उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो मेरा बेटा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मेरा बेटा दो ऑब्जेक्ट की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है दैट प्रोड्यूस रेजोनेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, हाँ मेरा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ हाँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है तो स्पीड ऑफ लाइट ये हमने पढ़ा था मैट्रिक में, सही। अच्छा, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ट्वाइस अर्थ रेडियस कितना हो जाएगा मेरे बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
देखिए ग्रेविटी किसके बराबर होगा, GME अपॉन R स्क्वायर, यही देखा था। तो रेडियस कितना कर रहा है वो, देखो 2R कर दिया है, रेडियस कितना कर दिया है, 2 टाइम्स कर दी, तो मेरे बेटा ग्रेविटी कितना कम हो जाएगा, है ना, यहाँ पर स्क्वायर लोगे मेरे बेटा, है ना, 2 का स्क्वायर मेरे बेटा 1/4 आ जाएगा GME अपॉन R स्क्वायर, तो 1/4 कम टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये G/4 हो जाएगा। ओके, MCQ नंबर, हाँ भाई 97, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली कितना भाई, 10 मीटर। तो मेरे बेटा ऊपर कितना ले जाया जा रहा है, हाइट में 10 मीटर, कितना ले गया, 10 मीटर हाइट पे ले गया, और मास कितना है मेरे बेटा ऑब्जेक्ट का, 10 kg है। तो बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी, मेरे बेटा mg, तो मेरे बेटा m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, which is equal to मेरा बच्चा, ओके। आइए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी स्प्रिंग फ्रॉम द रेस्ट विद एक्सेलरेशन a ओवर टाइम t। तो मेरा बेटा कह रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ आवर बॉडी कितना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मेरा बेटा vf is equal to vi plus a into t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो vi की वैल्यू कितनी होगी 0, तो मेरा बेटा कितना बना a into t which is equal to v। ऑप्शन नंबर ए, vi की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, बोला फाइनल वेलोसिटी बताइए ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंड एक्सेलरेशन a है टाइम t है, vf is equal to